So, my dear students, let us continue with our discussion. पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? We had discussed the clauses beginning with letter A and B. इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं वो सारे clauses that begin with C and D and E also. ठीक है, C, D और E. बाकी के clauses हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. अच्छा, एक छोटा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं. यस, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? What is the meaning of abridged prospectus? It's a summary version of prospectus. Accounting standards ICAI recommend करता है to NFRA. NFRA उनको एग्जामिन करता है और फिर आगे recommend करता है to the central government. Central government will then prescribe the accounting standards in consultation with NFRA. जब तक NFRA कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था तो हम नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने जो प्रिस्क्राइब किए थे, जो रेकमेंड किए थे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे थे. लेकिन अब तो NFRA की कॉम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है. ऑल्ट्रेशन मीन्स AOS. आप ऑल्टर कैसे कर सकते हो कोई डॉक्यूमेंट या कोई आपने जो एनी आर्टिकल और समथिंग दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, एडिशन के साथ में ओमेशन, मतलब या तो आप कुछ ऐड कर रहे हो या कुछ निकाल रहे हो या फिर कुछ सब्सटीट्यूट यानी रिप्लेस कर रहे हो. ठीक, तो मैंने आपको आर्टिकल और मेमोरेंडम का इधर एग्जांपल दिया था कि हम ऑल्ट्रेशन कैसे करते हैं उसमें. देन एसोसिएट कंपनी वी विल कवर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो बराबर से किए हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है. अब ऑडिटर को गाइड करने के लिए हमने बनाए हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भी प्रोसीजर वही है. ICAI विल रेकमेंड टू NFRA. NFRA उनको एग्जामिन करके आगे रेकमेंड करेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फिर प्रिस्क्राइब करेंगे इन अकॉर्डेंस विद, इन कंसल्टेशन विद NFRA. जब तक NFRA की कॉन्स्टिट्यूशन या जब तक वो NFRA नहीं बना था, ICAI ने जो स्टैंडर्ड्स बताए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही प्रिस्क्राइब किए थे. ऑथराइज्ड कैपिटल रिफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल. बोर्ड जो है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ कलेक्टिव बॉडी. एक होगा तो डायरेक्टर बोलते हैं, बहुत सारे आ गए तो इसे कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन हमने पढ़ा था, ये एक लैटिन फ्रेज से आया है विच कॉर्पस विच मीन्स बॉडी. बॉडी कॉर्पोरेट इज नथिंग बट अ सेपरेट लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. हमने पढ़ा था कि बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत ही वाइड टर्म है. इट इंक्लूड्स द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज वेल एज द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो बेसिकली कंपनी, कॉर्पोरेशन, ये सब आएगा. लेकिन कंपनी वर्ड में जब हम कंपनी वर्ड की बात करते हैं एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, तो इसमें वही कंपनीज आएंगी विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया. बुक्स पेपर्स में मैंने आपको एक निमोनिक दिया था, BD2VWM. बी यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डी मतलब डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, V इज वाउचर, W इज राइटिंग, M इज मिनट्स एंड रजिस्टर्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करोगे कि मुझे पैसा कहाँ से आया, मैंने कहाँ पर खर्चा किया. सेल, परचेज, एसेट, लायबिलिटी एंड सर्टेन कंपनीज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल आल्सो प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंट्स. कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, फिर कॉस्ट ऑडिट भी कराते हैं. सेक्शन 148 में ये सब कवर्ड है. ब्रांच ऑफिस मीन्स द एस्टैब्लिशमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच ऑफिस. तो ये सब हमने लास्ट टाइम कवर किया था. एंड कीवर्ड्स हाईलाइट होने की वजह से जब हम रिवीजन करते तो ये वर्ड्स अगर मैंने पढ़ लिए ना तो मेरी डेफिनेशन एक्चुअली पूरी अच्छे से रिवाइज हो ही जाती है. यस, चलो आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना कि लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट capreetyagarwal.com. आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप अपने फ्रेंड्स को मेरे लेक्चर्स रेकमेंड करोगे. इट विल रियली हेल्प मी अ लॉट. बहुत मेहनत गई है इन लेक्चर्स को बनाने में, बिकॉज आप नोटिस करोगे कोई ऐसा मैंने टाइम पास इंक्लूड नहीं किया है. मुझे पता है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि मैम इतना लंबा लेक्चर है, आप इधर उधर की बातें नहीं करते. करेंगे लेकिन राइट टाइम आने पर. मुझे नहीं चाहिए कि मैं 2 घंटे का लेक्चर बनाऊं, मेरी स्टोरी बताऊं, मेरे आर्टिकलशिप में क्या हुआ था उसके किस्से बता के आपका टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे ये स्टूडेंट से ही फीडबैक आया है.
स्टूडेंट्स मुझे क्या बोलते हैं कि मैम शुरू शुरू में ना ये बहुत अच्छा लगता है, यहाँ वहाँ की बातें कितना रिलेटेबल है, मैम कितना मजा आ गया, लेकिन जब आप एक्चुअली में रिवीजन करने बैठते हैं ना तो आपको वो हंसी मजाक वाली बातें याद आती है और फिर याद ही नहीं आता ये लेक्चर में सिखाया क्या था। तो आई डोंट वांट कि 2 घंटे आप बैठो और उसमें से सिर्फ 1 घंटे की ही पढ़ाई हो। आपके पास टाइम नहीं है तो हम क्यों उसको वेस्ट करें। मुझे लगता है कि अगर आप 1 घंटा मुझे दे रहे हो तो मैं वो 1 घंटे में आपको मेरा बेस्ट दे दूं। जब रेलेवेंट होगा तब आई विल डिस्कस कि मैंने ये क्या पढ़ा था या मेरी क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे शुरू किया था, मेरे आर्टिकलशिप में मैंने क्या काम किया था, जब टाइम आएगा मैं बताऊंगी। लेकिन मैं जानबूझ के बस लेक्चर में आपको एंटरटेन करने के लिए ये सब इंक्लूड करूँ, ये मेरे से नहीं होगा। मुझे लगता है 1 घंटा अगर मेरा बच्चा बैठा है तो वो 1 घंटा पढ़ाई करे, फिर आप भी फ्री और मैं भी फ्री। क्या बोलते हो? यस। तो और हाँ, मुझे स्टूडेंट्स ने ये भी फीडबैक दिया था कि मैम कहीं पे भी हम जाते हैं ना तो वो 2 घंटे में ना हमको पूरा 2 घंटे बैठना ही पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कि फैकल्टी कब क्या इंपॉर्टेंट बोलते, तो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि 2 घंटे में से एक ही घंटे का कॉन्सेप्ट निकला लेकिन देखना पूरा पड़ा, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। आपके लेक्चर्स में ऐसा नहीं होता, ये मुझे शुरू से फीडबैक मिला है कि मैम आपके लेक्चर्स इतने फोकस्ड होते हैं ना कि हमको पता है 1 घंटे में मैम पढ़ाने ही वाली है और फिर बाद में हम अपने रिविजन के लिए टाइम डाल सकते हैं। तो आपके लेक्चर में हमको बिल्कुल टेंशन नहीं होती, बिकॉज वी सिट विद द इंटेंशन कि 1 घंटा अगर मैम पढ़ा रही है तो फिर उसमें पढ़ाई की बातें होंगी, यहाँ वहाँ के फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और आपके लेक्चर में डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, आप इतने कॉन्सेंट्रेशन से बैठे हो क्योंकि आपके आसपास में तो कोई है नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। जब कॉन्सेंट्रेशन से बैठे हो तो फिर अगर मैं यहाँ वहाँ की बातें करके आपका टाइम वेस्ट और आपको डिस्ट्रैक्ट करूँ तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए फोकस्ड लेक्चर्स हैं, धीरे धीरे आपको आदत भी हो जाएगी। और मैं बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ, जैसे बोर्ड्स रिपोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, एनुअल रिपोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे फॉर्म्स मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरे आर्टिकलशिप के जो भी रेलिवेंट है जहां पर भी है हम बहुत सारी बातें करेंगे। इनफैक्ट मैं ना नॉर्मली क्या करती हूँ लेक्चर में, मैं डिस्कस करती हूँ कि कल मैंने ये पढ़ा, तो वो मैं जब भी राइट टाइम आता है ना मैं डिस्कस करती हूँ, बट जस्ट गिव मी सम टाइम। फोकस रहो, वो कभी भी मत छोड़ना, ठीक है? ऑल राइट, तो इसी से हम हमारे आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंड लेट अस नाउ गो थ्रू द क्लॉजेस विच बिगिन विद द लेटर सी। ओके, आपके नोटबुक में आई होप आप ये सब लिख रहे हो। यस। तो सबसे पहले तो आप पहले सुन लो। ओके, मैं पहले इसको डिस्कस कर लेती हूँ, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। समझ के लिखोगे ना तो आधा काम हो गया है, ठीक है? नाउ क्लॉजेज विच बिगिन विद सी, तो मैंने एक लिस्ट बना ली है ऑफ क्लॉजेज विच स्टार्ट फ्रॉम 15 टिल 29। तो ये सब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी डिस्कस करना चाहिए, ये तो सिर्फ एक लिस्ट है। इसकी स्टोरी क्या है, ठीक है? अब देखो, आपको याद है हमने लास्ट टाइम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, ठीक है? तो लेट्स से कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ओके, अब ये ना एक तरीके का कॉन्वर्सेशन है जो या तो आप अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हो या आप मेरे साथ कर रहे हो, या ऐसे ही इमेजिन करो कि दो लोग क्वेश्चन आंसर में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ अब सवाल ये उठता है कि अपने कितने पैसे डालें। अब कंपनी तो स्टार्ट हो गई, अभी कंपनी को चलाने के लिए पैसे चाहिए। आप इमेजिन कर लो कि आप ये कॉन्वर्सेशन अपने कॉलीग के साथ कर रहे हो या आप मेरे साथ कर रहे हो। ओके, आप किसी का एडवाइस ले रहे हो, ऐसे इमेजिन करो दो लोगों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। यार अपने कितने पैसे डालें? एक काम करते हैं, पब्लिक से भी ले लेते हैं, क्योंकि अपना पैसा तो लिमिटेड ही है ना, पब्लिक के पास बहुत पैसा है और थोड़ा थोड़ा भी सब देंगे तो बहुत हो जाएगा। एक काम करते हैं, पब्लिक से कॉल कर लेते हैं। पब्लिक को कॉल करो, ठीक है? कॉल मतलब उनसे पैसा, उनको कॉल नहीं करना है, पैसा मांगना है। अच्छा, फिर आपके ऊपर ये सवाल है क्या इसके कोई चार्जेस लगेंगे? तो मान लो कि आपकी मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप मुझे पूछते हो यार अपने कितने पैसे डालें। मैं बोलती हूँ कि हाँ एक काम करते हैं, पब्लिक से भी ले लेते हैं। तो कॉल करो, फिर आप मुझे पूछते हो इसके कुछ चार्जेस लगेंगे क्या? नहीं नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। ज़रा लेकिन फिर भी हाँ, अपने सीए, सीईओ, सीएफओ ऑफ द कंपनी से एक बार पूछ लेना। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी ऐसा पब्लिक ऑफर किया नहीं है। आप अपने सीए, सीईओ, सीएफओ या कंपनी ऑफ द कंपनी से एक बार पूछ लेना। हाँ हाँ, पूछ लिया मैंने। ठीक है, आपने पूछ लिया, मैंने पूछा गारंटीड ना? आप बोलते हो हाँ हाँ मैंने पूछ लिया, ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। एक बार फिर से करते हैं, अपने कितने पैसे डाले? मैं बोलती पब्लिक से भी ले लेते हैं। हाँ तो चलो चलो कॉल करते हैं। तो इसके कुछ चार्जेस है क्या? नहीं तो ऐसा कोई चार्जेस लगता तो नहीं है मुझे।
लेकिन हाँ एक बार ना अपने सीईओ सीएफओ ऑफ द कंपनी से पूछ लेना। हाँ हाँ मैंने पूछ लिया, चार्जेस नहीं है, गारंटीड ना, हाँ चार्जेस नहीं है। तो चलो अब फिलहाल फॉर्म हो गई हमारी एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन आप बोलते हो मैम डर लग रहा है, मैं पूछती हूँ क्यों? नहीं मैम कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो आपको डर लग रहा है, आप मुझे बोलो कि कंपनी लिक्विडेट हो गई तो क्या करेंगे? अरे मैंने तो सीए सीएस इन प्रैक्टिस सबसे पूछ लिया है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। चलो अब तू भी कॉन्ट्रीब्यूटरी बन, ठीक है, चल तू भी अभी कॉन्ट्रीब्यूटरी बन, तो तुझे कंट्रोल देंगे। ओके, तो मैंने आपको बोला कि चलो कॉन्ट्रीब्यूटरी बनो, फिर आपको कंट्रोल दिया जाएगा। आप बोलते हो सोचता हूँ कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी रख लूं, वो मुझे कोर्ट के कामों में हेल्प करेगा, ठीक है, कोर्ट के कामों में उसकी जरूरत लगेगी। मैंने आपको पहले भी बोला था ये स्टोरी है, इसमें कोई सेंस नहीं बनेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैम सच में कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्ट के कामों में मदद करता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो स्टोरी क्या है? अपने कितने पैसे डालें? चलो पब्लिक से भी कॉल कर लेते हैं, कुछ चार्जेस लगेंगे क्या? नहीं तो, लेकिन हाँ अपने सीए सीईओ सीएफओ ऑफ द कंपनी से एक बार पूछ लेना, गारंटीड ना, हाँ हाँ मैंने पूछ लिया। चलो बन गई है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन डर लग रहा है मैम अगर ये कंपनी लिक्विडेट हो गई तो? अरे टेंशन मत लो, मैंने सीए और सीएस इन प्रैक्टिस से पूछ लिया। चलो अभी तुम भी पैसे निकालो, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो, फिर हम आपको कंट्रोल देंगे। आप बोलते हो कि सोचता हूँ एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी रख लूं, कोर्ट के कामों में उसकी जरूरत पड़ेगी, क्या है? तो चलो अब ये हो गई हमारी स्टोरी, और इसी के साथ हमारे सारे जो क्लॉजेस थे बिगिनिंग विद द लेटर सी, हमने ये सारे कवर कर लिए। अब मुझे पता है दैट यू मे वांट टू राइट दिस इमीडिएटली, तो पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, चलो नोटबुक में लिखो ये। डन, ओके, अब स्टोरी भी लिखो। थोड़ी स्पेलिंग वेलिंग इधर हो जाती है, मेरी उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। हो गई स्टोरी रेडी, ठीक है। अब लेट अस डिस्कस द क्लॉजेस विच स्टार्ट विद द लेटर डी, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्लॉजेस हैं। क्या पैसा सिर्फ इक्विटी से आता है? ऐसा तो जरूरी नहीं है। डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, इनसे भी आप पैसा रेज कर सकते हो। तो वही कॉन्वर्सेशन चल रही है जब हम सवाल जवाब कर रहे हैं कि पैसे क्या सिर्फ इक्विटी से ही आते हैं? अब बोलते हो नहीं नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स इनसे भी पैसा रेज कर सकते हो। डिपॉजिटरी के पास ये सब कुछ पड़ा रहेगा, जो भी पैसे आए हैं, डिबेंचर्स है, डिपॉजिट्स है, ये सब डिपॉजिटरी के पास पड़ा रहेगा। क्या आपने डेरिवेटिव्स के बारे में सुना है? आप बोलते हो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मैं बोला फिर रहने दो, छोड़ो। अच्छा, कंपनी को चलाने के लिए स्पेलिंग, कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स लगेंगे, हाँ डायरेक्टर्स का अरेंजमेंट कर लेना, वो मेहनत करेंगे और फिर आपको डिविडेंड देंगे। लेकिन डिविडेंड तब मिलेगा जब आप सही डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे। इजी है ना? चलो, तो क्या पैसे सिर्फ इक्विटी से आते हैं? नहीं नहीं, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, इनसे भी पैसा रेज कर सकते हो। और ये सब कुछ ना डिपॉजिटरी के पास पड़ा रहेगा। क्या आपने डेरिवेटिव्स के बारे में सुना है? वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, नहीं सुना है? रहने दो फिर। अच्छा, कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स लगेंगे, वो बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत करके आपके लिए डिविडेंड कमाएंगे, आपको डिविडेंड देंगे। लेकिन डिविडेंड आपको तभी मिलेगा जब आप सही डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे। सारे लर्न हो गए, सारे क्लॉजेस लर्न हो गए। चलो फटाफट इसको लिख लो। डन, ये यहाँ पे हो गया लिख के, ठीक है। अब ई से शुरू होने वाले क्लॉजेज है ना, दो ही हैं, तो मैंने इसी कोई स्टोरी वोरी नहीं बनाई है, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाता है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ओके, ई से शुरू होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड एक्सपर्ट, तो बस आपको ऐसे ही याद करना।
ऑल राइट, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। कहाँ गया पेज, ये। ओके, आप लोग भी आ जाओ इस पेज पे। क्लॉजेस दैट बिगिन विद द लेटर सी। अच्छा, तो सबसे पहले आया है यहाँ पर कॉल्ड अप कैपिटल। अरे ये तो हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप? Called up is that amount of capital which we have called from the shareholders. मतलब अभी मुझे इतने पैसे की जरूरत है, भेज दो। Okay, so it means that part of the capital which has been called up for payment. Highlight करो, called up for payment. तो सपोज मेरे शेयर का फेस वैल्यू 10 है, मुझे सारे पैसों की अभी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे जितने पैसों की ज़रूरत है मैं उतना मंगवा लूँगी। तो 6 रुपीज़ मैंने कॉल किया था, इट इज़ कॉल्ड अप। और अब जो बाकी के 4 रुपीज़ है, ये मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब मैं इसको कॉल कर सकती हूँ। इसका कोई टाइमिंग वाइमिंग फिक्स नहीं है, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तभी आप कॉल कर लेना। देन वी हैव चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? आपको पता है the word charge was actually not defined in the Companies Act 2013, in the Companies Act 1956. तो इसकी definition नहीं थी. It has been defined for the first time in the Companies Act 2013. Okay. So what is the meaning of the word charge? पहले highlight कर लेते हैं, फिर उसको break करके समझते हैं. Charge means any interest or lien created on the property or assets of either the company or undertaking or both as security, and it includes mortgage. ठीक है, तो ब्रेक कैसे किया है मैंने, देखो। चार्ज क्या है? इट इज इंटरेस्ट और लीन ऑन व्हाट? ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स of either the company or undertaking or both. Company, undertaking, both. चार्ज मतलब एग्जैक्टली exactly क्या होता है? इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी, मतलब मैंने वो एसेट को दिया है एज सिक्योरिटी, एंड इट इंक्लूड्स मॉर्गेज। तो ऐसे 5 पार्ट्स में हमने ये डेफिनेशन को डिवाइड किया है। अब व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज मीन्स गिविंग सम एसेट और प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी। तो अब कंपनी को लोन चाहिए था, तो वो बैंक के पास चले गए, बोला बैंक मुझे लोन चाहिए। बैंक बोलते हैं हाँ मैं इसीलिए तो बैठा हूँ, लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो इसने क्या बोला कि मेरी लैंड एंड बिल्डिंग ले लो और मुझे लोन दे दो। तो ही गेव, द कंपनी गेव लैंड एंड बिल्डिंग एज सिक्योरिटी। थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग दे दी एज सिक्योरिटी। इट मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। चार्ज मतलब क्या? अब व्हाट इफ आपने ये लोन रीपे नहीं किया, कंपनी अगर डिफॉल्ट कर जाती है, तो बैंक क्या करेगा बताओ? द बैंक विल सेल द लैंड एंड बिल्डिंग एंड दे विल रिकवर द लोन। मतलब उस लैंड एंड बिल्डिंग में बैंक का इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है यार? मैंने पैसे दिए हैं, अगर तुम रीपे नहीं करोगे तो हम ये लैंड एंड बिल्डिंग बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। सो द बैंक हैज सम इंटरेस्ट इन व्हाट? इन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, लैंड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, प्लांट, मशीनरी। ये एसेट या तो कंपनी का हो सकता है या उसके अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब ऐसा, ऐसी कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, या फिर बोथ। ये क्यों दिया है? हमने इसको दिया था एज सिक्योरिटी। मैम ये इंटरेस्ट तो हमको समझ गया कि बैंक का इस एसेट में कुछ तो इंटरेस्ट है कि लोन रीपे नहीं हुआ तो मेरे को ये एसेट सेल करके पैसे मिल जाएंगे। ये लीन क्या होता है? नाउ आपने याद है पहले पढ़ा था दैट लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन यू आर इन पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी और एसेट। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने बैंक को कुछ स्टॉक दे दिया, मतलब फिजिकली दे दिया कि भाई ये तू स्टॉक अपने गोडाउन में रख और इसके अगेंस्ट मेरे को 50,000 का लोन दे दे। तो जब बैंक के पास वो फिजिकली एसेट पड़ा है, वो उसको तब तक रिटेन करेंगे जब तक लोन रीपे नहीं होगा।
अगर आपने लोन रीपे नहीं किया, ठीक है, ये हमारे पास ही पड़े रहने दो, जब लाओगे पेमेंट तभी ले जाना. इट मीन्स द बैंक इज रिटेनिंग, दे आर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लियन. तो सिक्योरिटी को हम तभी अपने पास रखते हैं जब हमारे पास उसकी फिजिकल पोजेशन है. तो लियन वर्ड तभी होगा व्हेन द लेंडर हैज फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल पोजेशन ऑफ दैट सिक्योरिटी. और अगर नहीं है, जैसे हम लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं जाके बैंक को दे सकते, ये ले मेरी लैंड एंड बिल्डिंग रख ले. तो बिकॉज वी कैनॉट गिव, द वर्ड यूज्ड इज इंटरेस्ट. सो इट इज इंटरेस्ट और लियन. लियन का मतलब आप यहां पर लिख लो, टू रिटेन. ये तो तभी होगा जब हमारे पास बैंक के पास उसकी फिजिकल पोजेशन है. अच्छा, ये इंटरेस्ट है या लियन है विच इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स. या तो प्रॉपर्टी या एसेट पे क्रिएट किया है, मतलब उसको सिक्योरिटी के तौर पे रख के लोन लिया है. ये किसके एसेट हैं? या तो प्रॉपर्टी के हो, या तो कंपनी के होंगे, या उसके अंडरटेकिंग के, या फिर दोनों के. मैंने ये एसेट क्यों दिया है एज सिक्योरिटी? यहां तक समझ में आया आपको कैसे मैंने ब्रेक कर दिया? एक्चुअली चार्ज की तो सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है क्लॉज 16 में. चार्ज पे एक पूरा चैप्टर है, वो हम पढ़ने वाले, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. अब charge also includes mortgage. Mortgage is generally the word used for immovable property. Best example is house. जब डेफिनेशन नहीं थी ना 1956 एक्ट में, सिर्फ इतना ही बोला जाता था, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज. मतलब मॉर्गेज, जैसे अब मैंने मेरा घर दे दिया बैंक को और उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, हाउसिंग लोन, तो दैट इज नथिंग बट अ मॉर्गेज. तो घर को गिरवी रखना और उसके अगेंस्ट लोन लेना, दैट इज ऑल्सो लाइक क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट. तो पहले ऐसे ही बोलते थे, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज. अब 2013 में आके ये पूरी डेफिनेशन तैयार की है हमने. मैम ये सब का क्या यूज है? मतलब चार्ज क्रिएट हो गया, अभी क्या करना है उसका? देखो, जैसे ही कंपनी ने ये चार्ज क्रिएट कर दिया मतलब अपने एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे दे के लोन ले लिया. मतलब उन्होंने ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसके अगेंस्ट एक चार्ज क्रिएट किया है. आप जैसे ही चार्ज क्रिएट करते हो, लॉ बोलता है कंपनी, यू हैव टू रजिस्टर इट विद आरओसी. क्यों रजिस्टर करना है? अब सोचो, अगर कंपनी ने सबसे पहले ये लैंड एंड बिल्डिंग बैंक ए को देके उससे लोन ले लिया, फिर वही लैंड एंड बिल्डिंग हमने बैंक बी को भी दिया और उसके अगेंस्ट भी लोन ले लिया, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो इनके बीच में झगड़ा होगा, ये लैंड मेरा है, वो बोलते नहीं लैंड मेरा है, नहीं मेरे को पहले दिया था, ये मेरा है. तो हम बोलते हैं, झगड़ा अवॉइड करने के लिए आप है ना इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, ताकि हमको पता चले कि किसको सबसे पहले वो एसेट एज सिक्योरिटी दिया गया था. तो यहाँ पर अगर हम रजिस्टर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि बैंक ए इज द फर्स्ट चार्ज होल्डर. तो अगर कल को कंपनी ने वो रीपेमेंट नहीं किया, तो सबसे पहले एसेट को बेच के जो पैसे आएंगे वो पहले किसको देंगे? हम बैंक ए को, क्योंकि उसका चार्ज पहले रजिस्टर हुआ था. फिर ही इज द सेकेंड चार्ज होल्डर. अगर आप चार्ज रजिस्टर नहीं करते ना, तो फिर आप एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाओगे. रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज कंपल्सरी. एक्चुअली ये तो लॉ बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचोगे ना, बैंक बी को कैसे पता चलेगा कि बैंक ए ने भी इस एसेट के अगेंस्ट लोन दिया है? जब एसेट बेचा जाएगा, हम दोनों को रीपेमेंट होगी, ये बैंक बी को कैसे पता चलेगा अगर चार्ज रजिस्टर्ड ही नहीं है? तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बैंक बी को लोन देने से पहले वो देख पाए, अच्छा आरओसी जरा बताना तो, मैं ये कंपनी के लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन दूं दूं तो कितना दूं? अच्छा, ऑलरेडी बैंक ए ने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, ओ ओके ओके. तो मतलब 10 करोड़ की जो लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से 2 करोड़ तो बैंक ए ही ले जाएगा इनके समथिंग उस लोन, उनका लोन है, तो मैं 8 करोड़ के हिसाब से ही लोन दूंगा. ये अंडरस्टैंडिंग बैंक बी को तभी आएगी व्हेन द चार्ज इज रजिस्टर्ड. तो बैंक बी, कोई भी बैंक हो, वो लोन देने से पहले आरओसी को जरूर कांटेक्ट करेगा, अरे आरओसी जरा बता तो कि कौन से बैंक ने ये एसेट के अगेंस्ट लोन दिया है. अच्छा, बैंक ए ने भी दिया, हाँ हाँ, फिर मैं उस हिसाब से दूंगा. अच्छा, किसी ने भी नहीं दिया लोन, चलो फिर तो पूरा 10 करोड़ के अगेंस्ट में लोन दे सकता हूँ. ये अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी व्हेन द चार्ज इज रजिस्टर्ड. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस.
It means a chartered accountant defined under Section 2, Clause B of the Chartered Accountant Act and who holds a valid certificate of practice. तो जब भी एक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात की जाएगी तो हम उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करेंगे जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है. Next we have CEO and we have CFO. अब ये CEO और CFO क्या काम करता है, ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने इसका एक टेबल बनाया बिकॉज जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो CEO CFO ये तो सुनते ही रहेंगे हम. और मेरा ना फेवरेट शो है शार्क टैंक, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, वो क्या एंगल से एक कंपनी को एनालाइज करते हैं, वो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को जज करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के क्या तरीके यूज करते हैं. मेरे को बहुत पसंद है ये, मतलब शार्क टैंक मेरा फेवरेट है. तो मुझे जब भी मौका मिलता है ना, मैं एक एक पिच ऐसे ही देखती रहती हूँ, कभी यूट्यूब पे, कभी वो सेट मैक्स पे. आई रियली लाइक वॉचिंग दैट शो. और मैंने यूएस वाला भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया का भी है ना मेरे ख्याल से, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं आ रहा. मैंने देखे हैं, बहुत कम एपिसोड्स देखे हैं. तो सीईओ कौन होता है? ही इज द पर्सन हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच एंड सीएफओ इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज सच. मैम क्या मतलब है इसका? अब सीईओ जनरली ऐसे नहीं है कि अरे यार तू सीईओ बन जा, ऐसा नहीं होता है. वो शुरू करता है मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अल्टीमेटली अभी उसको पूरे बिजनेस की नॉलेज आ गई है, चल तू सीईओ बन जा. ठीक है. ऐसा भी होता है कि कोई बाहर से आए लेकिन पहले उसके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी को चलाने का. सीईओ बेसिकली क्या करता है? वो एग्जीक्यूशन करता है. अब देखो ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर आप मेंबर्स ले लो, ये सब लोग डिसीजन लेते हैं. ठीक है, ये डिसीजन मेकर्स हैं. आपको क्या लगता है ये लोग बैठ के काम करते हैं क्या? नहीं, ये सीईओ को बोलते हैं करवा लेना, फिर सीईओ आगे डेलीगेट करके वो जो भी डिसीजंस है वो सब इम्प्लीमेंट कर देता है. तो एग्जीक्यूशन करना मतलब पूरे कंपनी को संभालना, वो काम करवा के लेना. लेकिन सीएफओ क्या करता है? उसका लिमिटेड स्कोप है, वो सिर्फ फाइनेंस देखता है. नाम में ही देखो उसका पर्पस छुपा हुआ है. सीएफओ, एफ मतलब वो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेता है और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है. ही इज समवन हु इज अपॉइंटेड एज अ सीएफओ. क्या ये सब एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा. हाँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली भी तो आपको पढ़ाना है ना, मुझे प्रैक्टिकली भी आपको ये डिफरेंस समझाना है कि सीईओ और सीएफओ आखिर में करता क्या है. जब ये टर्म्स आप टीवी में सुनो या फिर सोशल मीडिया पे सुनो, आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों रोल्स कितने अलग है और ये लोग क्या क्या काम करते हैं. नाउ सीईओ लीड्स द कंपनी, पूरे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो इसको, ये कंपनी को लीड करता है. सीएफओ क्या करता है? ये सिर्फ फाइनेंस को मैनेज करता है, उसका स्कोप सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड है. ये ड्राइव्स द स्ट्रैटेजी, ग्रोथ, इनोवेशन, अगेन कंपनी पूरा एज अ होल. लेकिन सीएफओ एंश्योर स्टेबिलिटी एंड एस्टैब्लिशेस डिसिप्लिन इन फाइनेंस मैटर्स. सीईओ रिप्रेजेंट्स द कंपनी टू द स्टेक होल्डर्स. मैम मैंने तो शेयर होल्डर सुना था, ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर इज समवन हु ओन्स शेयर. स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है. स्टेक होल्डर्स मतलब दे आर ऑल अफेक्टेड बाय द कंपनी, जैसे गवर्नमेंट, डेटर, क्रेडिटर, देन any kind of organization, society, shareholders, एम्प्लॉइज, ये सारे स्टेक होल्डर्स है. इनको कंपनी से कुछ ना कुछ लेना देना है. जैसे गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, सोसाइटी अफेक्टेड है क्योंकि आप पोल्यूशन करते हो. अच्छा, डेटर है क्योंकि उन्होंने उनका आपके साथ ट्रांजैक्शन है. क्रेडिटर है, दे हैव गिवन गुड्स टू द कंपनी. एम्प्लॉय है, दे आर वर्किंग, दे आर टेकिंग सैलरी. तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनका कंपनी से कुछ ना कुछ लेना देना है. तो दे रिप्रेजेंट द कंपनी टू द स्टेक होल्डर्स. वो एक ओवरऑल पिक्चर देते हैं, ये लोग तुम्हारे इंटरेस्ट है ना, ये ऐसा ऐसा हम मैनेज करने वाले हैं. ये पब्लिक फेस है कंपनी का. ये तो सिर्फ फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करता है टू द बोर्ड एंड स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स. ये सिर्फ शेयर होल्डर्स को अपने फाइनेंशियल्स बताता है कि ये देखो, ये इस साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया. सीईओ सेट्स कॉर्पोरेट वैल्यू पूरे कंपनी एज अ होल, और ये सिर्फ फाइनेंशियल बेंचमार्क सेट करता है. They evaluate the overall business risk. They evaluate only financial risk. तो ये काम है सीईओ और सीएफओ का. अभी आप वीडियो पॉज करके ये लिख लो. ठीक है, लिख लिया ना आपने? ओके.
तो वो था CEO एंड CFO। नेक्स्ट वी हैव मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी। अरे कितनी बार पढ़ा है ये। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब 2013 एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे से फॉर एग्जांपल 1956 ले लो, 1913 ले लो, 1882 ले लो, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो 1973 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो क्या वो ये बोल सकती भाई हमारे टाइम पे तो 1956 एक्ट ही था, वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, हम तो वही फॉलो करेंगे? नहीं कर सकते। जब भी कंपनी वर्ड कंपनीज एक्ट 2013 में यूज किया है, उसमें सारी कंपनीज आ गई जो अभी इनकॉर्पोरेट, जैसे मेरी कंपनी है वो 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई करेगा। लेकिन रिलायंस है, टाटा स्टील है, इन्फोसिस है, ये तो बहुत पहले इनकॉर्पोरेट की गई थी। नहीं, कुछ भी नहीं। जब कंपनी वर्ड एक्ट में यूज किया गया है 2013 एक्ट में, तो उसमें सारी कंपनीज आ जाएंगी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस कंपनीज एक्ट और द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं हमको तो ये वाला एक्ट अप्लाई ही नहीं करेगा। कंपनी वर्ड में सब आ गए, ये एक्ट सारी कंपनीज को अप्लाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, अब ये ना मेरे पास एक चार्ट है, इसमें ना सब कुछ आ जाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और ये ना मैं आपको तभी भी कराने वाली जब व्हेन वी स्टडी टाइप्स ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, ठीक है। तो ये चार्ट आपको तभी भी काम में आएगा, पहले समझ लो फिर लिख लेना। Let us discuss company limited by shares, limited by guarantee and unlimited liability company. So classification as per liability इन तीनों में होती है। अब what is the company limited by shares? Limited by shares मतलब अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 है, भाई मेरी इतनी लाइबिलिटी, मैं और नहीं देने वाली। लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। हम मेंबर्स को ये नहीं बोल सकते यार इस बार ना बहुत पैसों की जरूरत है, तू 4 रुपीज एक्स्ट्रा भेज दे। नहीं, जितना फेस वैल्यू है हम उतना ही देंगे। सपोज उन्होंने 6 रुपीज पे कर दिया, तो मैं अब उनसे सिर्फ 4 रुपीज ही मांग सकती हूँ। दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स बोलो। मेंबर्स आर पीपल जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है। जब तक नहीं आ जाता तब तक आप शेयर होल्डर हो। एक बार रजिस्टर में नाम आ गया, आप मेंबर बन गए। तो मैं सिर्फ 4 रुपीज ही मांग सकती हूँ उनसे, मैं ये नहीं बोल सकती यार भेज देना थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम ये लाइबिलिटी की बात करते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। वी आर नॉट डिस्कसिंग लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइबिलिटी तो हमेशा अनलिमिटेड ही रहेगी। कंपनी ये नहीं बोल सकती देख भाई बैंक मैं तो इतना ही लेकर आ सकती हूँ, बाकी तू देख ले। नहीं, कंपनी तुमको तो वो डेट पे करनी ही करनी है, कहां से भी अरेंज करो पैसे का। पैसे अपने एसेट्स बेचो, मेंबर से पैसा लाओ, कहीं ना कहीं से अरेंज करो। तो मेंबर की लाइबिलिटी, सॉरी कंपनी की लाइबिलिटी तो हमेशा अनलिमिटेड ही रहती। कंपनी नहीं बोल सकती मैं तो इतना ही दूंगी। मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है। तो जब भी हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर डिस्कसिंग लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। अच्छा, कंपनी लिमिटेड गारंटी क्या होता है? ये जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम यहाँ वहां से पैसा आता रहता है, डोनेशन, चैरिटी, सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, इधर से बहुत पैसा आता है। हाँ, इनको लाइफ टाइम, सॉरी वाइंडिंग अप पे आपके पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं who generally don't require money during the lifetime, they require money at the time of winding up। तो वो गए मेंबर्स के पास, तू कितना देगा? 10,000। एक पक्का ना, गारंटीड ना? हाँ हाँ गारंटीड। कि तू कितना देगा? 20,000 दूंगा। तू 50,000? गारंटीड ना? पक्का। तो मैंने ना एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी, ए मुझे 10,000 देगा, बी 20,000, सी 50,000, ऐसे लिस्ट बना ली। तो जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, आपने जितना प्रॉमिस किया, जितनी गारंटी दी उतना तो देना ही पड़ेगा आपको। So these are companies where the liability is limited to the amount guaranteed which we will get from the members at the time of winding up। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हमको पैसे की जरूरत ही नहीं। कभी कभार कंपनी को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी पैसों की जरूरत होती है। सो दे मे बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग
शेयर कैपिटल। तो इनकी ना दो लाइबिलिटीज होंगी। जो शेयर का अमाउंट है दैट यू कैन कॉल एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, लेकिन जो गारंटी का अमाउंट है दैट विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। So if you are a company limited by guarantee and having share capital, तो आपकी दो liabilities हैं, one is towards the share and other is towards the amount of guarantee। जो शेयर का अमाउंट है, जैसे फेस वैल्यू 10 है, 6 पे कर चुके हैं, अब सिर्फ 4 ही देंगे। सो दैट इज द लाइबिलिटी ऑन शेयर्स। ये कभी भी हम लाइफ टाइम में रिकवर कर सकते हैं। हम कंपनी का जो सॉरी मेंबर्स ने जो अमाउंट गारंटी किया है दैट कैन बी रिकवर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। व्हाट इफ आई एम अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल? तो फिर मेंबर्स की एक ही लाइबिलिटी है, अमाउंट ऑफ गारंटी विच दे कैन रिकवर ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। देन वी ऑल्सो हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अरे यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम कंपनी में बेस्ट फीचर लो ना उसका लिमिटेड लाइबिलिटी का, तुम अपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेकर आए हो। देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी डज नॉट मीन दैट द लाइबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम members get to enjoy limited liability. It's only at the time of winding up that the liability is unlimited, right? तभी देखेंगे। इनफैक्ट मैं तो एक ऐसी शेयर होल्डर हूँ जो लाइफ टाइम तक रहने ही नहीं वाली। मैं तो 3 साल में निकल जाऊंगी। मैं वाइंडिंग अप थोड़ी ना रहने वाली हूँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेके, मैं निकल जाऊंगी बीच में। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में। या फिर मुझे लगता ही नहीं कंपनी वाइंड अप होगी, यार इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जैसे रिलायंस जैसी कंपनी, अगर कल को वो अपनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी कर दे तो मेंबर्स बोलेंगे यार कोई बात नहीं, आप तो हम फिर भी इन्वेस्ट करेंगे। हमको नहीं लगता कि ये कंपनी जल्दी से बंद होगी। जब वाइंड अप होगा तभी देखेंगे। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज आर सच कंपनीज जिनमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब उनके पर्सनल एसेट्स आर ऑल्सो लाइबल। लेकिन फिर भी मेंबर्स इन्वेस्ट कर देते हैं बिकॉज उनको लगता नहीं है कंपनी वाइंड अप होगी, या फिर उनको इतना लॉन्ग टर्म होराइजन लेके वो चल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज भी होती हैं, या कभी कभार मुझे क्रेडिटर्स को ग्रेटर अश्योरेंस देना पड़ता है। जैसे ओपीसी है, ओपीसी में हैव एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिकॉज दे वांट टू गिव ग्रेटर अश्योरेंस टू द क्रेडिटर, अरे डोंट वरी तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, वाइंडिंग अप मैं अपनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दूंगा। तो ऐसे रीजंस में देन द कंपनी में हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब मुझे पता है आपको ये लिखना है तो आई विल वेट और ये लिख लो फटाफट। लिखा? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी कंपनी होती है? इट मींस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। देखो कितने स्मार्ट है हम, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिखा है यहाँ पर। क्या किसकी लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं? मेंबर्स की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। वो क्या है? वो लिमिटेड है। और ये लाइबिलिटी का जो क्लॉज है ये कहाँ पर लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, मेमोरेंडम में क्या आता है आपके पास? लाइबिलिटी क्लॉज, इसीलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, what are the keywords? The liability of members is limited by the memorandum. okay, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? किसकी लाइबिलिटी की बात करें? मेंबर्स की लाइबिलिटी। मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, और ये लाइबिलिटी के बारे में कहाँ मेंशन किया रहता है? इन द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। इसीलिए सेंटेंस की फ्रेमिंग ऐसी है, अ कंपनी हैविंग लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम बोलता है कि इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, या लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी, ये सारा कुछ मेमोरेंडम में लिखा रहता है। So this is a company in which the liability of the members is limited by the memorandum to the amount that they have guaranteed to contribute in the event of winding up. तो वाइंडिंग अप पे हम इतना पैसा देंगे। सच कंपनी इज अ गारंटी कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है? यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम लाइबिलिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ मेंबर्स की लाइबिलिटी की बात करें, क्योंकि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स में भी लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी की लाइबिलिटी तो हमेशा अनलिमिटेड रहती है। तो हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स की। ये लाइबिलिटी लिमिटेड है और ये सब कहाँ लिखा है? इन द मेमोरेंडम। अब कितने तक मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है? टू द अमाउंट अनपेड ऑन
शेयर्स। तो अगर शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मैं 75 पे कर चुकी हूं, तो अब मेरी लाइबिलिटी है सिर्फ 25 रुपीज। देन यू हैव कंपनी लिक्विडेटर, सेक्रेटरी, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब पहले हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है उसके पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अच्छा, एक जो कंपनी है, इट मे बी आइदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स or it may be a company limited by guarantee. In case of company limited by shares, let's say कि मेरा फेस वैल्यू 10 है, पेड अप वैल्यू 6 है, तो हमारी लाइबिलिटी कितनी हुई? 4 रुपीज। ठीक है, अब ये जो 4 रुपीज है वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि तुमको कभी बुलाना है। यू कैन कॉल इट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ओके, यू कैन कॉल एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ। कंपनी तुमको जब पैसे की जरूरत होती है तभी बुला लो। तो या तो तुम लाइफ टाइम पे बुला लो, या फिर यू कैन कॉल इट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मेंबर्स तो इतना देंगे ही देंगे, उन्होंने बोला है कि इतनी हमारी लाइब्रेरी हम देंगे, तुम कभी भी बुला लो। तो एक बात मुझे यहाँ पर समझ में आती है कि कॉल्स कब करने हैं वो कंपनी के हाथ में है, कभी जब भी पैसों की जरूरत होती है बुला लेना। लेकिन गारंटी में क्या होता है, जो अमाउंट है ऑफ गारंटी, ये हम कब बुलाएंगे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक है मिस्टर एक्स, ठीक है, एक है मिस्टर एक्स। अगर वो अपना अनपेड अमाउंट लाइफ टाइम में कंपनी को देता है तो ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ मेंबर, मतलब उसको हम मेंबर ही बोलते हैं। उसका जो कॉल आया है वो एज अ मेंबर आया। लेकिन अगर यही मिस्टर एक्स ये पैसा वाइंडिंग अप पे देता है तो उसका नाम चेंज कर देते हैं, उसको हम अभी मेंबर नहीं बुलाते, हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। बस सिर्फ एक उसको नाम दिया गया है। क्या ये कोई अलग बंदा है, कोई अलग पर्सन है? नहीं, सिर्फ उसको एक अलग से नाम दिया है। तो मिस्टर एक्स अगर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये 4 रुपीज देता है तो उसको एज अ मेंबर बोलते, भाई मेंबर ने पैसे भेजे हैं। लेकिन अगर यही पर्सन उसी पैसे को लाइफ वाइंडिंग अप पे देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी। बस उसका नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब अगर मिस्टर वाई है, वो ये पैसा वाइंडिंग अप पे दे रहा है, यार गारंटी कंपनी तो पैसा वाइंडिंग अप पे, अगर नहीं मैम गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हुआ तो वो भी वैसा लिखना है आपको। चलो ठीक है, लिख देते हैं वैसे। अमाउंट ऑफ गारंटी, इसमें भी दो चीजें आ जाएंगी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो दो लायबिलिटी है उसकी। वन इज द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स and then we have the amount of guarantee। और यहां पर तो उसकी एक ही लायबिलिटी है, द अमाउंट ऑफ गारंटी। शेयर कैपिटल का पैसा जनरली ड्यूरिंग लाइफ टाइम ही बुलाते हैं ना हम। तो मिस्टर वाई यहां पर मेंबर होगा, लेकिन अगर मिस्टर वाई गारंटी का अमाउंट देता है तभी उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रीब्यूटरी। इसका मतलब है कि वाइंडिंग अप पे जो पैसा मिलता है
उसके लिए हम बंदे को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ओके। अब कंपनी वाइंडिंग अप पे जा रही है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई मैंने, ए बी सी डी ई, ये सारे मेरे मेंबर्स हैं। ओके, ये जो लिस्ट बनती है ना, इन सब को हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज। लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज बनी है। अब हमने देखा मिस्टर ए ने जो फेस वैल्यू 10 है उसका 6 रुपीज पे कर दिया है, इसने भी 6 दे दिया, इसने भी 6 दे दिया, इसने पूरा 10 दे दिया, इसने भी पूरा 10 दे दिया। तो अब हम बोलेंगे इससे लेना है मुझे 4 4 4, इससे कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि इसने पे कर दिया। लेकिन बोलेंगे क्या इसको, सबको कॉन्ट्रीब्यूटरी ही बोलेंगे। मैम इसका मतलब है इनको नाम कॉन्ट्रीब्यूटरी दिया है, लेकिन इसने तो पे कर दिया। हाँ, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी, लेकिन क्या उससे कुछ लेंगे, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा फेस वैल्यू दे चुका है। समझ में आया? सिर्फ इनको नाम दिया गया है एज कॉन्ट्रीब्यूटरीज। क्या हम इनसे पैसा लेंगे? ये लोगों से तो लेंगे क्योंकि इनका बाकी है, इनसे कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन इनको बोलेंगे क्या, कॉन्ट्रीब्यूटर। तो सिर्फ एक नाम है ये। ठीक है, अब ये जो मैंने नॉलेज दी है आपको, इसके हिसाब से अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले ये लिख लो। ठीक है, अब चलो कॉन्ट्रीब्यूटरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट मीन्स अ पर्सन who is liable to contribute towards the assets of the company in the event of winding up। तो ये liable है to contribute towards the assets of the company in the event of winding up। तो जो बंदे से पैसा आएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। लेकिन लॉ ये भी बोलता है, अरे यार कंफ्यूजन मत रखो, पहले सबका नाम लिस्ट में लिख दो, फिर देखो उनसे पैसे लेने हैं कि नहीं। अभी नाम सबका लिस्ट में डाल दो तो सब कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो गए। फॉर दिस क्लॉज इट इज क्लैरिफाइड दैट अ पर्सन होल्डिंग fully paid up shares is also a contributory। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी। लेकिन क्या इससे मुझे पैसा मिलेगा, क्या मैं इससे पैसा लेने वाली हूँ? नहीं, मैम इससे पैसा नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ पे कर चुका है ना, तो पैसे क्यों लेंगे। So although he will not be liable to contribute anything because his shares are fully paid up, but at the time of winding up, these people are not called members, they are called contributories। या उसी पर्सन का नाम चेंज कर देंगे, that's it। Although आपको चाहिए तो मेरे साथ लिख सकते हो, although he won't be liable to contribute anything। क्यों नहीं? As his shares are fully paid। तो पैसे नहीं मिलेंगे उससे, but he is now called a contributory। okay, he is now called a contributory। पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो दे चुके हैं, लेकिन उसको नाम क्या दे दिया हमने, contributory। ओके, और इनसे तो पैसा लेना ही है, ये तो है ही contributory। चलो next let us discuss the definition of control। this is, you can write down, relevant for holding and subsidiary। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी के कॉन्सेप्ट में कंट्रोल आएगा। इनफैक्ट प्रमोटर की डेफिनेशन में भी कंट्रोल वर्ड यूज किया है। कंट्रोल मतलब ही कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, कंट्रोल वर्ड आया है वहां पर। अब कंट्रोल मतलब क्या, लेट्स से कि होल्डिंग ने सब्सिडरी में 60% ऑफ वोटिंग पावर रखी है, मतलब मैंने इतने शेयर्स होल्ड किए हैं कि मुझे उस कंपनी की 60% वोटिंग पावर मिल गई, मैंने इतने शेयर्स खरीदे हुए हैं। ओके, तो मुझे
इस कंपनी का कंट्रोल मिल गया। अब कंट्रोल मिल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई हैव द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी डायरेक्टर्स। मैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती हूँ, और अगर अपॉइंट कर सकती हूँ तो निकाल भी सकती हूँ। ये अंडरस्टूड है। आई कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी डायरेक्टर्स। आई हैव द राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। पहले तो अपॉइंट कर सकते हैं मेजोरिटी डायरेक्टर्स, फिर और क्या कर सकते हैं? आई कैन कंट्रोल मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजंस एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन वेदर एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कॉन्सर्ट। मतलब अकेले एक्ट कर रहे हो या टुगेदर कर रहे हो, मैं तुमको कंट्रोल कर सकती हूँ। अच्छा, अब ये कंट्रोल कोई क्यों देगा? अरे मैंने इतने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर होल्डिंग के वजह से मुझे ये मिला है। वर्च्यू ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने इतने शेयर्स खरीदे हैं मुझे ये कंट्रोल मिला है। मेरे पास या तो कोई मैनेजमेंट राइट्स या शेयर होल्डर एग्रीमेंट है जिसने मुझे ये कंट्रोल दिया है। अब एच ने एस को बहुत सारा लोन दिया है। अब ये लोन कैसे मैनेज हो रहा है? तो सब्सिडरी बोलती है अरे सुन यार, तू ही मेरे डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर ले, अभी क्या करें, तूने इतना पैसा दिया है, देख वो कैसे यूज कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन गिवन, सब्सिडरी इज गिविंग द होल्डिंग द पावर टू मैनेज द डायरेक्टर्स। तो हमेशा ये मत समझो कि नहीं नहीं शेयर्स हैं इसीलिए हमको वो कंट्रोलिंग की पावर मिली, ऐसा नहीं है। मैंने कभी कभार इतना लोन दिया है कि सामने से उसने मुझे अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की और मैनेजमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करने की राइट दे दी है। तो लॉ क्या बोलता है कि कंट्रोल मतलब क्या? आपके पास डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करने का कंट्रोल है। अरे अगर मैं डायरेक्टर को कंट्रोल कर सकती हूँ मतलब इनडायरेक्टली मैं कंपनी को ही कंट्रोल कर रही हूँ ना। अच्छा, कंट्रोल मतलब आपके पास राइट है टू अपॉइंट द मेजोरिटी डायरेक्टर्स। अपॉइंट मतलब आप अपॉइंट कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। मैं कंट्रोल कर सकती हूँ मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस को, और ये सारी राइट्स मुझे क्यों और कैसे मिली हैं? बिकॉज ऑफ माई शेयर होल्डिंग। इतना शेयर होल्डिंग है मेरा कि उन्होंने मुझे राइट दे दी, या फिर मुझे मैनेजमेंट राइट या शेयर होल्डर्स राइट वोटिंग एग्रीमेंट इनकी वजह से मिला है। ये डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव? इंक्लूसिव मतलब ये तो चीजें हैं, इसके अलावा भी कुछ रीजन हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ ऐसा कंट्रोल हो सकता है जो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। सो इंक्लूसिव मतलब ये तो है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। बिकॉज वी कैन नॉट राइट एवरीथिंग इन द डेफिनेशन, नो। एवरीथिंग इज सो डायनामिक। ये मैथ्स के जैसा तो है नहीं, ये तीन चीजें होंगी तो हो गया अपना काम। किसी भी तरीके का कंट्रोल हो सकता है। तो ये तो हम बता रहे कि आप मेजोरिटी डायरेक्टर्स को या फिर पॉलिसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। किसी और तरीके का कंट्रोल होगा तो वो भी हम मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? डी लिखो, डी, डी एम एस। क्या डीएमएस मतलब कि डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो, या फिर मैनेजमेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व हो सकते हो। ये सब क्यों मिला है? शेयर होल्डिंग की वजह से, या तो मैंने इतने शेयर होल्ड किए या फिर कोई एग्रीमेंट है उसकी वजह से मुझे ये राइट्स मिली हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट और कोर्ट ये आपके डेफिनेशन में, आपको आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 30 ऑफ द एक्ट। एक पूरा चैप्टर है जहां पर हम डिबेंचर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन कर लेंगे। अच्छा, अब क्या इक्विटी इज द ओनली वे इन विच वी कैन रेज मनी? ऐसा नहीं है। आप डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, इनसे भी पैसा रेज कर सकते हो। डिपॉजिट इज बेसिकली जैसे हम एफडी करते हैं ना बैंक में, तो आप बैंक के पास ना जाके ऐसे ही डिपॉजिट्स कंपनी के पास रखो। Then what are debentures? Debentures are nothing but loan taken by the company from the public. अरे मैम बैंक के पास जाना चाहिए ना लोन लेने के लिए। अब मान लो कि मुझे 500 करोड़ रेज करने हैं लेकिन मेरे को इक्विटी नहीं इश्यू करना है, मुझे मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को डाइल्यूट नहीं करना है और मुझे ओनरशिप नहीं देनी है। 500 करोड़ अगर मैं बैंक के पास लेने जाऊंगी ना लोन, तो वो मेरे को इतने सारे कंडीशंस डाल देगा और इतनी इतना वो सिक्योरिटी मांगेगा। पब्लिक इतने सवाल जवाब नहीं करती है। हाँ, सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं तो सिक्योरिटी तो देनी पड़ती है,
लेकिन पब्लिक को क्या है, आप इंटरेस्ट टाइम पे दे दिया करो, बाकी हम इंटरफेयर नहीं करने वाले। बैंक्स बहुत इंटरफेयर करते हैं, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, पहले हमको रीपे करो, फाइनेंशियल्स दिखाओ, इतने सारे कोविनेंट्स डाल देते हैं ना, पब्लिक इतना बॉदर नहीं करती है। सो बैंक तो एकदम लास्ट रिसोर्ट होता है फॉर द कंपनी। कंपनी बोलती है यार लोन चाहिए ना, पब्लिक को पूछो ना, हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, दे विल इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। तो हम जाते हैं पब्लिक के पास, ठीक है, हम पब्लिक के पास चले गए और हमने पब्लिक से कहा कि देखो भैया हमको पैसे चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, 10 साल के अंदर अंदर सारी रीपेमेंट कर देंगे। देन वी इशू डिबेंचर्स। ओके, सो डिबेंचर्स आर नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक। अब डिबेंचर की डेफिनेशन में क्या आता है, बोलते हैं इट इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bonds, any other instrument of the company which is evidencing, evidencing का मतलब होता है showing, it shows a debt owed by the company to the outsider, whether constituting a charge on the assets of the company or not। इसका मतलब है whether secured or not, मतलब मैं secured debentures भी issue कर सकती हूँ, unsecured भी issue कर सकती हूँ। तो 3 चीजें याद रखनी है। डिबेंचर में क्या आता है, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ये निमोनिक हो गया। क्या आता है, स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक, नॉट जस्ट शेयर वाला स्टॉक, ठीक है, डिबेंचर का स्टॉक। हमने पढ़ा था स्टॉक क्या होता है, बहुत सारे शेयर्स को एक साथ जमा करके अगर अमाउंट में हम बात करते तो दैट इज नोन एज स्टॉक। अब यार एक एक डिबेंचर में ऑफर करूंगी, उससे तो अच्छा है कि मैं डिबेंचर होल्डर को बोलती हूँ देखो यार 5 लाख का ना एक साथ खरीद लो, दैट इज वन स्टॉक, तो मैं आपको एक स्टॉक सर्टिफिकेट दे दूंगी, तो मैं डिबेंचर स्टॉक सर्टिफिकेट दे देती हूँ उसको, एक ही साथ मेरे बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। तो डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करी तो उसे डिबेंचर बोलते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। It shows a debt, okay, evidencing means it shows a debt whether it is secured or unsecured। मेरे पास एक नोट है जहां पर मैंने बॉन्ड्स के बारे में लिखा है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, इसीलिए मैंने पहले ही लिख के रख दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीजें मुझे लगती है यार ये एग्जाम में नहीं आने वाली है लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं उसमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैंने पहले से ही अपने चार्ट्स बना लिए ताकि आप फटाफट हम डिस्कस करें और लिख लो। Now, bonds are generally issued for a longer period of time. They are issued by the central government at a lower rate of interest. Lower interest rate क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है, डिफॉल्ट होने का चांस बहुत कम है, रिस्क कम है ना, इसलिए इंटरेस्ट भी कम है। दे आर ऑलवेज सिक्योर्ड, ये नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। लिक्विडेशन पे दे आर पेड बिफोर द डिवेंचर होल्डर्स। इन्फ्लेशन बॉन्ड, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, दीज आर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। फटाफट इसको लिख लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं है, सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और स्टूडेंट्स एक मेथड है कि मैं क्यों आपको लिखवा रही हूँ, ये मैं तो ये आपको ऐसे ही रेडीमेड भी दे सकती थी, पूरे चार्ट्स बना के दे दिए, उसका इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है, जितना आप लिखोगे उतना आपको जल्दी याद होगा। तो मेरे हिसाब से प्लीज डोंट आस्क मी कि मैम इसको आप एक साथ कंपाइल करके हमको दे दो, हम फटाफट लिखते जाएंगे, नहीं, आप समझो और लिखो, सिर्फ कॉपी नहीं करना है हमें, इसीलिए मैंने आपको एक साथ नहीं दिया, मैं आपको जैसा पढ़ाया वैसे ही दे रही हूँ ताकि जब सुनो, समझो, लिखो, इमिजिएटली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बॉन्ड। नाउ, provided that instruments referred to in Chapter 3D of the RBI Act and such other instruments as may be prescribed by central government in consultation with RBI shall not be treated as debenture। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम डिबेंचर नहीं मानेंगे। अच्छा, ये तो फिर चैप्टर 3D में क्या आता है? सो चैप्टर 3D इंक्लूड्स, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सर्टेन काइंड ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कभी सुना है आपने फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वॉप्स, ये सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसीलिए वी आर नॉट गोइंग डीपर। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक
फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वॉप्स, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट मतलब दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, बहुत हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अपने रूल्स हैं। रीपो एंड रिवर्स रीपो, ये क्या होता है? रीपो एंड रिवर्स रीपो रेट्स क्या होते हैं? ठीक है। अब उसके लिए भी मेरे पास एक नोट है, मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ इसके बाद में। देन यू हैव सिक्योरिटीज, issued by, it can be either central government or state government or local authority. ओके। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिबेंचर्स नहीं मानेंगे। ठीक है। तो ये पहले लिख लो, फिर मैं आपको रीपो और रिवर्स रीपो भी दिखाती हूँ। ठीक है। अभी रिवर्स रीपो, रीपो, रिवर्स रीपो, ये सब क्या होता है तो हमने लिख लिया। रीपो इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक, हमारे केस में आरबीआई, lends money to the commercial banks. तो आरबीआई इज लेंडिंग मनी टू द कमर्शियल बैंक, मतलब मैंने ज्यादा पैसा दे दिया आगे लेंड करने के लिए। नाउ दे हैव मोर कैश टू लेंड टू द बोरोवर्स, दिस बेसिकली इंक्रीजेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ओके। तो कम रेट पे मैंने अगर लेंड कर देती हूँ तो ये आगे लेंड कर सकता है, आई एम इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। रिवर्स रिपो क्या होता है? रिवर्स रिपो मतलब दिस इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर फंड विद द सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक्स उनको कुछ पैसा भी मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो भी मेंटेन करना पड़ता है, एंड दे ऑल्सो हैव दे कैन पार्क देयर एक्सेस फंड, मतलब अगर अच्छा रेट मिल रहा है तो हम बाहर क्यों दे, हम यहीं पे पार्क कर दे। सो दिस डिक्रीजेस द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो रिपो और रिवर्स रिपो से मैं लिक्विडिटी बढ़ा सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ। अगर मैंने कम रेट पे लेंडिंग की तो ये आगे लेंड कर सकता है, दिस इंक्रीजेस द लिक्विडिटी। अगर मैंने बहुत ज्यादा रेट लगा दिया तो लिक्विडिटी कम कर दी मैंने। ठीक है। यहाँ पर भी कमर्शियल बैंक्स अगर अच्छे रेट में पार्क कर सकते तो वो लेंड क्यों करे, वो इसी के पास पार्किंग कर देंगे। बढ़ा दिया रेट तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से वी कैन मैनेज द मनी फ्लो इन द मार्केट। चलो ये लिखो, आपके एग्जाम में नहीं है ये सब। सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिबेंचर। डिपॉजिट क्या होता है? जो हम बैंक के पास रखते हैं, लाइक अ फिक्स डिपॉजिट, ये आप कंपनी के पास रखो। क्यों रख रहे हैं? ऑब्वियसली दे आर गिविंग अस मोर रिटर्न देन द बैंक, इसीलिए हम कंपनी के पास रख रहे हैं। डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी, आप उसको डिपॉजिट का नाम दे दो, लोन का नाम दे दो, कोई दूसरा नाम दे दो, बट इट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ मनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब मतलब मेरे को रूल देखना पड़ेगा। यस, प्रिस्क्राइब वर्ड आ गया, मतलब मेरे को रूल देखना पड़ेगा। तो रूल 2 रिफर करेंगे हम, ऑफ कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल, रूल्स 2014। ठीक है। तो ये रूल मुझे रिफर करना है, कंपनी acceptance of deposit, companies actually, companies acceptance of deposit rules 2014। इसमें कुछ ऐसे receipts हैं which are not considered as deposit। ठीक है। so this includes a list of receipt of money which is not considered as deposit। डायरेक्टर कौन होता है? ही इज द वन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो ये मेरे 3 कीवर्ड्स हैं। हमें उसे अपॉइंट करना पड़ता है, कहाँ पर? बोर्ड पे। किसके बोर्ड पे? कंपनी। मतलब ये डायरेक्टर फिल्म का डायरेक्टर नहीं है, ये कोई प्ले का डायरेक्टर नहीं है, ये कंपनी का डायरेक्टर है। तो तीनों वर्ड्स है, ही इज अपॉइंटेड वेयर टू द बोर्ड ऑफ व्हाट? कंपनी।
अच्छा, नेक्स्ट वी हैव डिविडेंड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 35। कितनी वेग और इनकम्प्लीट डेफिनेशन है ये देखो। बोलते हैं डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब ये डिविडेंड का मीनिंग नहीं बता रहा है दैट डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये सिर्फ इतना बोल रहा है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अब डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है एंड इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, ठीक है। फाइनल डिविडेंड एजीएम में आता है और इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल, इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। तो अगर मैं दो एजीएम के बीच में दे दूं उसको इंटरिम बोलते हैं। अब डेफिनेशन के हिसाब से डिविडेंड वर्ड जहां पर भी यूज किया गया है एक्ट में, उसमें इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। इसका सिर्फ एक ही मतलब है that the provisions which apply to final dividend, those same provisions will apply to interim dividend also, क्योंकि एक्ट में जहां पर भी डिविडेंड वर्ड यूज किया है तो उसका मतलब है कि ये प्रोविजन वो डिविडेंड मतलब इंटरिम और फाइनल दोनों को अप्लाई करेगा, क्योंकि डिविडेंड वर्ड में दोनों आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स मतलब फाइनल डिविडेंड तो है, साथ में इंटरम भी इंक्लूड किया गया है, मतलब कि डिविडेंड वर्ड जहां पर भी एक्ट में यूज किया गया है उस डिविडेंड का मतलब है फाइनल एज वेल एज इंटरम। तो जो प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं वो दोनों को अप्लाई करेंगे, लिख लो यहां पर। इट मीन्स that the provisions applicable to final dividend apply to interim dividend also, okay? So the provisions apply to interim dividend also. आगे जाके डिविडेंड चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे दैट इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों के थोड़े थोड़े अलग प्रोविजंस है, ऐसा नहीं है कि हर प्रोविजन सेम है, नहीं, इंटरिम डिविडेंड के अपने भी प्रोविजंस है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। कल मेरे स्टूडेंट को अपनी पहली सैलरी मिली तो उसने मुझसे कहा कि मैम ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मैंने कहा शेयर्स खरीद ले। बोलते लेकिन मैम मैं शेयर्स क्यों खरीदूँ, अगर मैं बैंक में डालूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैं प्रॉपर्टी या गोल्ड में डालता हूँ तो मुझे ग्रोथ मिलेगी, मुझे शेयर्स में क्या मिलेगा। मैंने कहा कि तुझे दोनों मिलेंगे, इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और ग्रोथ भी मिलेगी। 25 कीवर्ड्स ऑफ कंपनी लॉ दैट यू मस्ट नो, एपिसोड 5 डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 35 जो डिविडेंड को डिफाइन करता है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ डिविडेंड तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, सिर्फ इतना ही लिख दिया है दैट डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब है कि जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड को अप्लाई करेंगे वही प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई करेंगे। अरे लेकिन डिविडेंड का मीनिंग क्या है वो तो डेफिनेशन में लिखा होना चाहिए ना, वो नहीं लिखा, तो मेरे हिसाब से काफी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। लेकिन ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डिविडेंड की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, जिनके हिसाब से डिविडेंड इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स फॉर दिस पर्पस। क्या आपको पता है कि एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो एक डेट बन जाता है जो कंपनी को पे करना ही पड़ता है, और अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो फिर कंपनी और जो ऑफिसर्स जिनको ये डिफॉल्ट के बारे में पता है उन्हें पनिशमेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। लेकिन मोटा मोटी जो प्रोविजंस है दे अप्लाई टू बोथ फाइनल एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट वी हैव मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आता क्या है, व्हाट, ये क्वेश्चन को आंसर करते हैं। व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? समन मतलब जैसे मैंने विटनेस को बुलाया, समन किया, कॉल किया। नोटिस, रेक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, फॉर्म, रजिस्टर, ठीक है, ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। वेदर इशूड, whether issued, sent or kept in pursuance of either this act मतलब कंपनीज एक्ट
or under any law for the time being in force, for example Income Tax Act, GST, etc. Maintained either in paper or electronic form. How? Why? ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो why, क्यों मेंटेन किया है, why. नाउ आखिर में ये डॉक्यूमेंट होता क्या है, तो उसमें आ जाएगा समन, नोटिस, रिक्वेजिशन ऑर्डर, डिक्लेरेशन फॉर्म, रजिस्टर, ठीक है. क्यों क्यों मेंटेन करना है? अरे ये कंपनीज एक्ट बोलता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो मेंटेन करना ही है. इनकम टैक्स एक्ट बोलता है नहीं ये रिटर्न तो फाइल करना ही है, ये फॉर्म तो फाइल करना ही है, या फिर वो जीएसटी की रिक्वायरमेंट है. तो मैं ये सारा कुछ क्यों मेंटेन कर रही हूँ? क्योंकि या तो वो ये एक्ट में बोला है मेंटेन करना, या फिर कोई दूसरे लॉ बोला है कि कंपनी को ये मेंटेन करना पड़ रहा है तो हम कर रहे हैं. कैसे मेंटेन करोगे? हाउ? या तो तुम पेपर में मेंटेन कर लो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर लो. सिंपल. Last, we come to the clauses starting with E, and the first is employee stock option. ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. नाउ ये एक ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है. अब एग्जैक्टली क्या होता है? दिस इज बेसिकली एन एम्प्लॉय रिटेंशन टेक्निक. एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब, देखो मेरे को पता है ये एम्प्लॉयज़ है ना, कहीं पे भी कुछ अच्छा मिलेगा ना तो छोड़ के चले जाते हैं. अभी मैंने इतना टाइम डाला है उनकी ट्रेनिंग में, मैंने उनको ट्रेन किया है, मैंने उनको काम सिखाया है, और मैं तो चाहती हूँ ना यार, इतना खर्चा किया है मैंने उसके ऊपर, इतना टाइम डाला है, तो वो मेरे पास रहे. और अच्छे एम्प्लॉयज़ को कौन छोड़ना चाहता है? तो हम उसको ऑप्शन देते, देख एक काम करना, तू अगर 5 साल तक कंपनी में रहा तो तेरे को हर साल हम इतना इतना ईसॉप देंगे. फिर तू अगर 3 साल के लिए रहा और तेरे रहते हुए प्रॉफिट ये परसेंटेज ये लेवल पे पहुंच गया, या टर्नओवर ये लेवल पे पहुंच गया, तेरे को ईसॉप देंगे. फिर तू भले छोड़ के चले जा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे. तो ईसॉप में उसको लालच आ जाएगा, अरे यार 5 साल रुक जाता ना, ईसॉप लेके ही निकलता हूँ. तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज जस्ट एन एम्प्लॉय रिटेंशन टेक्निक. ये हम डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी. वहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे कि ईसॉप एक्चुअली वर्क कैसे करता है. लेकिन मैंने ऑप्शन दी है टू परचेज द शेयर्स एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, कि तुम 100 रुपए में खरीद लेना. दिस इज नोन एज द एक्सरसाइज प्राइस. ओके, मैंने ऑप्शन दिया है कि तुम ये प्राइस पे खरीद लेना. अब अगर मार्केट में प्राइस 120 रुपीज है, अरे वाह, मार्केट में 120 रुपीज है, कंपनी ने मुझे ऑप्शन दिया है टू परचेज एट 100 रुपीज, मैं तो खरीद लूंगी, मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगी. लेकिन अगर मार्केट में प्राइस 80 रुपीज हो गया तो फिर मैं 100 रुपीज में क्यों खरीदूं? तो फिर मैं ईसॉप एक्सरसाइज नहीं करोगे. वैसे भी ये ऑप्शन है, कंपल्शन थोड़ी ना है. ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको ईसॉप दे दिया तो तुरंत कल आप मार्केट में चले गए. उसका एक पीरियड रहता है, 1 साल के बाद खरीद लेना. आज तुमको वेस्ट हुआ है, मिला है, एक्सरसाइज तुम बाद में कर सकते. तो इस तरीके से हम उसको कुछ ना कुछ टैक्टिक से कंपनी में रोक लेंगे. यस. तो इट इज एन ऑप्शन गिवन टू हुम. किसको दिया है मैंने ये ऑप्शन? हर किसी को नहीं मिलता है. डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय. किसके डायरेक्टर? या तो कंपनी के, या होल्डिंग के, या फिर सब्सिडरी के. क्या ऑप्शन है? they have the right to purchase or to subscribe for shares of the company at a future date at a predetermined price. 3 साल के बाद तुमको ईसॉप मिल जाएगा, फिर तुम खरीद के निकल जाना. अगर तुमको लगता है कि ये शेयर्स तुम्हारे फायदे में है खरीद लेना, वरना ऑप्शन एक्सरसाइज मत करना. तो इट इज एन ऑप्शन गिवन टू हुम? डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय. किसके डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय? कंपनी के, होल्डिंग के, या फिर सब्सिडरी के. क्या ऑप्शन दिया है मैंने उनको? परचेज कर लो शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइस. तो ये मेरा प्री डिटर्मिन्ड प्राइस विच इज नोन एज द एक्सरसाइज प्राइस. नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट. अब सुनो मेरी बात. अगर बीकॉम ग्रेजुएट आपको कुछ बात बोलता है
या फिर केपीएमजी का पार्टनर कुछ बोलता है, आप किसकी बात पे विश्वास करोगे? मैम ऑफ कोर्स केपीएमजी के पार्टनर, ही इज एन एक्सपर्ट। आप समझ गए? तो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है ना, उसका बहुत वैल्यू है। अब मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैंने आपको बोला मुझे एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे 1,000 करोड़ चाहिए। आप बोलोगे क्यों 1,000 करोड़ दें हम आपको? लेकिन अगर मैं कोई एक्सपर्ट के पास चले जाऊं और वो सर्टिफाई कर दे कि नहीं, ये डैम बनाना बहुत फायदे के लिए, बहुत फायदा होगा, मैं उस एक्सपर्ट की ओपिनियन के बेसिस पे आपको 1,000 करोड़ दे दूंगी। तो एक्सपर्ट की ओपिनियन से कंपनी कैन रेज मनी। ओके, ये हम प्रोस्पेक्टस में भी पढ़ेंगे। एक्सपर्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसका लॉ उसे सर्टिफिकेट देने की परमिशन देता है। भाई तू सर्टिफाई कर दे, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हम सर्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई जो लिखा है सही लिखा है, मैंने वेरीफाई किया है। आर्किटेक्ट हो गया, अगर उसका एक्ट, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अगर उनका एक्ट उनको सर्टिफिकेट देने की परमिशन देता है, अलाउ करता है, देन दे आर नोन एज एक्सपर्ट्स। engineer, valuer, chartered accountant, company secretary, cost accountant, any other person who has the power or authority to issue a certificate in pursuance of the law for the time being enforced। जैसे डॉक्टर है वो सर्टिफिकेट देता है हाँ ये बीमार था, तो वो एक एक्सपर्ट है क्योंकि उनका लॉ उन्हें सर्टिफिकेट देने की परमिशन देता है। ये फिर से आएगा जब हम प्रोस्पेक्टस चैप्टर पढ़ेंगे। एक इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्टर। वैल्यूअर कौन होता है? मैंने एंटीक ज्वेलरी बेचनी है, तो मैं एक वैल्यूअर के पास चले जाती हूँ, भाई आप बताओ कि इसका क्या वैल्यू होना चाहिए, मेरे को कंपनी के शेयर्स बेचने, तो भाई इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ। तो वैल्यू करना है अगर मुझे, तो वो वैल्यूअर भी एक्सपर्ट है। तो एक इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसके पास अथॉरिटी है टू इशू सर्टिफिकेट। और ये अथॉरिटी किसने दी है? Who has given this authority in pursuance of any law for the time being enforced? उनका एक्ट उन्हें सर्टिफिकेट इशू करने की परमिशन देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन जहां पर हमने डिस्कस किए ऑल द क्लॉजेज बिगिनिंग विद द लेटर सी एंड डी। ओके, सी, डी एंड ई ऑल्सो, मैं ई बार बार भूल जाती हूँ। इसको अभी के अभी आप बैठ के लर्न करोगे, नोट्स कंप्लीट करोगे, लर्न करोगे। ओके, और फिर नेक्स्ट लेक्चर देखोगे जहां पर हम ऐसे ही क्लॉजेस के साथ कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले जो आज सिखाया है उसका रिविजन लूंगी, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट। Hope you enjoyed today's session. I have covered everything in detail so that you are prepared to attempt any question asked in the exam. You can purchase my lectures from my website capreetyagarwal.com and do inform your friends also. Students, there's a small message which I would like to give you. If you want to succeed in your exam, your company, that is the people you hang out with, matters a lot. Let me tell you a story. Now, there's no animation. Nowadays, students have stopped relying on their imagination. They all want so much graphics, and you want the other person to think for you. So just close your eyes and listen to the story and use your imagination. Just close your eyes and visualize. Okay? So, an eagle's egg was placed in the nest of a countryside chicken. The egg hatched and the little eagle grew up thinking that it was a countryside chicken. The eagle did what the other chickens did. It scratched the dirt for seed, it clucked, it cackled. It never flew more than a few feet because it thought, what the chickens did, that is what I supposed to do. One day he saw an eagle flying gracefully in the open sky. He asked the other chickens, "What is this beautiful bird?" The chickens replied, "That's an eagle. He's an outstanding bird, but you cannot fly like him because you're just a countryside chicken." So the eagle never gave a second thought, believing it to be true. He lived the life and he died the life of a countryside chicken, depriving him of his heritage because of his lack of vision. That was such a waste. He was born to win, but he was conditioned to lose. Now, the same thing is true for so many people like us. You are an eagle. You can fly like an eagle. But if you associate yourself with achievers, only then you will become one. If you associate yourself with thinkers, only then you will become one. But if you associate yourself with complainers, with people who just want to pass time and tell you, "Arey, why are you putting in so much effort? Why are you studying?" then you will also end up becoming a loser just like them.
So now that you have started your studies, I want you to stay focused. I want you to choose your friends and company wisely. Study with students who encourage you to become the best version of yourself. So you can study in the library, or you can form a group of like-minded people who are as enthusiastic and as motivated as you. Someone who constantly encourages you to study. So your company matters, your friends matter a lot. So this is just one small message which I wanted to share with you, and I hope that our association is fruitful, and I promise to give you my best, but I want to promise from your end also. I want you to study whatever is covered during the lecture. See, students, you will not find any kind of time pass or some random topic that we are discussing, unnecessary motivation in my lecture. Sometimes it tends to be very dry. I agree with that. But you know it, because I avoid distractions, you will stay focused for that 1 hour. And when you finish that lecture, you will feel that you have learned a lot during that session without getting distracted. But I promise I will connect with you after the lecture in the form of these videos and short stories and my experiences. I will try to incorporate them during the lecture also, but I don't want you to be distracted. I don't want the flow to be disturbed. So sometimes you may find that there is no such interaction in the lecture. But yes, after the lecture, I look forward to connecting with you in this manner. So there will always be an experience, a story that I want to share with you after the session. But during the session, let us try and concentrate on the concept that we are studying. All right, students. So let's wind up today's session. It was a fruitful one. We discussed so many new definitions, and I made you write notes which will help you to, recall all that in the exam. If you want any change to be made in the lecture, do connect with me. And if you're very happy with the lecture, then also give me your feedback, and please share this information with your friends also. Bye guys, I will see you in my next session where we discuss some more definitions and we continue with this chapter. Have a good day guys. Stay happy, stay blessed, and enjoy learning, because once you start enjoying this, it will be very easy, and I'm sure that law will become your favorite subject. All right, bye bye, take care.